हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माकान क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th क्लास की जो अपनी सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम ले रहे हैं आज चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 कौन सा है समझना। चैप्टर 4 तो क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूं तो इंग्लिश में ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आप एक चीज ध्यान से समझना, मैंने आपको बहुत पहले ये चीज बताई हुई है कि आपका हर टॉपिक 10th क्लास में कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। आपने अगर यहाँ पर वो टॉपिक मिस कर दिया तो 10th क्लास में उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए आप यहाँ पर इसको ध्यान से समझना। देखो, आपको पता है कि हम जब पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, सबसे पहले हम उस टॉपिक के नाम का पोस्टमार्टम करते हैं। तो बस आज इसके पहले नाम का पोस्टमार्टम करेंगे, फिर उसके बाद में इसे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, इसमें पहले तो आप कीवर्ड्स ढूंढो, तो कीवर्ड्स क्या क्या हैं। तो देखो, इसमें कीवर्ड्स हैं, एक तो क्या है दो चरों वाले, दूसरा क्या है रैखिक, और तीसरा क्या है समीकरण। यानी हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, और टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। इन तीनों चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, समीकरण की। तो आप ध्यान से समझना, समीकरण का मतलब क्या होता है। समीकरण की अगर मैं परिभाषा लिखना चाहूं तो परिभाषा हम लिख सकते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि जिसमें बराबर का साइन होता है, बराबर का चिन्ह होता है, साइन ऑफ इक्वलिटी होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, समीकरण कह देते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर मैं परिभाषा लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दायां एवं बायां पक्ष होता है, बायां पक्ष होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि बराबर का चिन्ह होता है, बराबर का चिन्ह होता है, समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। The algebraic expression having right hand side and left hand side is called equation. ठीक है, the algebraic expression having sign of equality, sign of equality यानी बराबर का चिन्ह, हैविंग साइन ऑफ इक्वलिटी, और LHS एंड RHS, LHS एंड RHS is called इक्वेशन। अब मजा नहीं आया सर, क्यों नहीं आया मजा, ये तो सब रटने वाली बातें हो गई। साइन ऑफ इक्वलिटी, और किस में हो साइन ऑफ इक्वलिटी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट और वेरिएबल हो, उसे हम क्या कहते हैं, साइन ऑफ इक्वलिटी कहते हैं। अब ये क्या बोला आगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये क्या होते हैं। देखो, आपको जब पॉलिनोमियल पढ़ाया गया था तो पॉलिनोमियल में मैंने आपको ये चीजें बता दी थी कि कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं, है ना। और वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल को हम क्या कह देते हैं, चर कह देते हैं। तो ये सब के बारे में मैं आपको बहुपद वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, पॉलिनोमियल वाले में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कांस्टेंट का मतलब तो ये होता है कि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी संख्यात्मक मान, वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। मतलब उसकी वैल्यू हम चेंज ना कर सके, है ना। और वेरिएबल का मतलब यानी चर का मतलब क्या होता है, चर का मतलब होता है, जैसे आप हिंदी में आपने पढ़ा होगा, चर का मतलब क्या होता है, चलने वाला। तो चलने वाला, इसका मतलब क्या है कि वो एक जगह फिक्स नहीं रहेगा, एक जगह फिक्स नहीं रहेगा, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी।
तो वो क्या कहलाएगा, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो वो तो क्या होता है, वेरिएबल होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब कैसे वैल्यू फिक्स होती है कैसे नहीं होती है, जैसे मैंने लिखा 75, आप 75 की वैल्यू चेंज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो फिक्स है 75 ही रहेगी। लेकिन मैंने लिखा x, बिल्कुल आप वैल्यू इसकी चेंज कर सकते हो, आप अपने मन से x की कोई भी वैल्यू रख देते हो। भाई कोई इक्वेशन आपको दी गई है तो इस इक्वेशन में आप क्या जैसे इक्वेशन में आप क्या कर देते हो, माना x इक्वल्स टू दिस रखने पर, x इक्वल्स टू दिस रखने पर, है ना, तो कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू तो आप चेंज कर सकते हो लेकिन इसकी नहीं कर सकते। आप ये बोल सकते हो क्या कि कहीं जैसे लिखा हुआ है 75 लिखा हुआ है तो आप बोल सकते हो कि 75 इक्वल्स टू दिस लिखने पर, नहीं बोल सकते ना, 75 की जगह 85 तो नहीं लिख सकते ना। तो कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू तो फिक्स हो गई, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं हुई, इसलिए ये तो वेरिएबल हो गया और ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब बात आती है कोएफिशिएंट क्या होता है। देखो कोएफिशिएंट ना हिंदी में नाम क्या है इसका, गुणांक। तो अगर गुणांक का आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, गुणा प्लस अंक, यानी ऐसा अंक जो गुणा हो रहा हो उसे हम क्या कह देते हैं, गुणांक कह देते हैं। जैसे मान लो आपने लिखा 3x², तो x² का गुणांक क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि x के आगे तो कोई नंबर है ही नहीं, अगर x के आगे कोई नंबर नहीं है तो इसे हम लिख सकते हैं 1x, तो इसका मतलब इसका गुणांक तो कितना है, 1 है, ठीक है। तो इनके बारे में मैं आपको पहले ही पॉलिनोमियल वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, तो अब ये बात आप नहीं कह सकते, ठीक है। बात आ रही थी इक्वेशन की, तो इक्वेशन की डेफिनेशन तो हमने देख ली थी। डेफिनेशन के बाद में अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 2x + 3y = 9, ये क्या हो गया, ये एक समीकरण हो गया, एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। कैसे हो गया, देखो इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, कोएफिशिएंट भी है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। उसके अलावा इसने बोला था कि इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी होना चाहिए, तो साइन ऑफ इक्वलिटी भी है। LHS RHS, तो देखो ये LHS हो गई, RHS हो गई, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक समीकरण हो गया, ठीक। ये तो बात हो गई समीकरण की। अब दूसरा क्या है अपने पास, ये तो देखो इक्वेशन की बात हो गई, दूसरा क्या है, लीनियर। तो लीनियर का मतलब क्या है, रैखिक का मतलब क्या है, रैखिक का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, उसे हम क्या कह देते हैं, लीनियर इक्वेशन कह देते हैं, ठीक है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देते हैं लीनियर इक्वेशन कह देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। अब देखो समीकरण की बात हो गई, अब रैखिक की बात करेंगे। रैखिक क्या होता है, देखो तो अगली हेडिंग अपनी होने वाली है रैखिक, रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगा, देखो ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, अधिकतम घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब देखो इसको मैं अगर इंग्लिश में लिखूं तो कह सकते हैं इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 is called लीनियर इक्वेशन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, यानी जिसमें वेरिएबल की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। ज्यादा से ज्यादा घात 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा घात हो गई तो वो रैखिक नहीं रहेगा। जैसे मान लो मैंने लिखा, इसका अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूं तो जैसे मैंने लिखा 2x + 5 = 9। ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो ये क्या है, ये रैखिक समीकरण है, ठीक है। ये क्या है, रैखिक समीकरण है, यानी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। क्या है ये, लीनियर इक्वेशन है, क्लियर। लेकिन अगर मैंने लिखा 3x² + 9x + 5 = 17, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। ये क्या नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी आ गई, यहाँ पर वेरिएबल की अधिकतम घात कितनी आ गई, 2 आ गई, इसलिए। क्लियर है? तो ये रैखिक समीकरण की बात हो गई। अब बात आती है दो चरों वाले। अब ये तो देखो नाम से स्पष्ट है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण मतलब ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें चर कितने हो, 2 हो, वो क्या आ जाएंगे, दो चरों वाले। अब जैसे देखो यहाँ पर मैंने दोनों समीकरण लिखे हैं, इसमें चर एक ही है, अकेला x है, यहाँ भी अकेला x है, तो इसलिए ये तो एक चर वाले हो गए। दो चरों वाले मतलब जिसमें चर 2 हो। ठीक है, तो देखो दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या आ जाएंगे। अब हम आते हैं अपने असली टॉपिक पर। ठीक है, तो देखो इसका मानक रूप आपको ध्यान रखना है। देखो मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई है, डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो देखो दो चरों वाले समीकरण का, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, दो चरों वाले, चलो मैं इसको कंप्लीट एरेज कर देता हूं ताकि हम एक साथ काफी सारी चीजों को ले सकें। ठीक है, इसको कंप्लीटली मैं एरेज कर देता हूं। तो देखो ये हो जाएगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। अगर मैं इसी को इंग्लिश में बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, समझना। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण की क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है आपको यहाँ पर चर की अधिकतम घात की, पहली बात तो ये देखो कि LHS और RHS दोनों चीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये समीकरण है। ठीक, उसके बाद में चर की अधिकतम घात देखो, x की घात कितनी है, 1 है, y की घात कितनी है, 1 है, चर की अधिकतम घात 1 हो गई, मतलब कौन सा हो गया, रैखिक हो गया। ठीक, उसके बाद में x और y दो चर हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब सीधा सा है कि दो चर हैं, तो ये कौन सा हो गया, दो चरों वाला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर c के साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, कोई चर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, अचर पद हो गया। ठीक है, अचर पद हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं इनके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो a के लिए तो मैं लिख सकता हूं, a क्या है यहाँ पर, a है x का गुणांक। ठीक है, a तो क्या है, x का गुणांक है। b क्या है यहाँ पर, y का गुणांक है, y का गुणांक है। c क्या है यहाँ पर, अचर पद है, c अचर पद है। ठीक है, और x एंड y ये दोनों क्या है यहाँ पर, चर हैं। ठीक है, अगर मैं इनको इंग्लिश में लिखूं तो हम कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ y, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, और ये हो जाएगा वेरिएबल। ठीक है, तो ये इसकी कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब आप एक चीज ध्यान रखना, 10th क्लास में जब आप जाओगे, 10th क्लास में आपको थर्ड जो चैप्टर देखने को मिलेगा, 10th क्लास में थर्ड चैप्टर का नाम होगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। वहां पर इसी टॉपिक में एक शब्द और ऐड हो जाएगा, युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ पर आप केवल एक ही समीकरण को हल करोगे और वहां पर आपको अलग अलग समीकरणों को, मतलब पेयर को हल करना पड़ेगा, एक साथ दो समीकरणों को आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होगा आपका। ठीक है, तो चलिए ये तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हो गई। अब हम चलते हैं कि इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आप a b c इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे। तो देखो मैं एक जनरल सा एक इक्वेशन लिखता हूं, फिर उसके बाद में हम कंपेयर करेंगे इनकी। ठीक है, मैं नॉर्मली एक एग्जांपल लिख रहा हूं। एक एग्जांपल लिखा कि 2x प्लस 5y प्लस 7, या चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 में a b c ज्ञात करो। फाइंड ABC इन
2x प्लस 5y प्लस 7, फाइंड ए बी सी इन 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी ऐसे भी लिख सकते हो, या एबीसी का मान ज्ञात करो, बात एक ही है। तो देखो अब ऐसे क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मानक रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मानक रूप में जब आप इसे लिखोगे तो मानक रूप में कैसे लिखोगे, देखो आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिखो, देखो पहले x वाली टर्म है, बिल्कुल है, फिर y वाली टर्म है, बिल्कुल है, फिर कांस्टेंट टर्म है, लेकिन कांस्टेंट टर्म इसमें तो RHS में है, कोई बात नहीं, RHS में है तो क्या हुआ, ट्रांसपोजिशन से हम LHS में ला तो सकते हैं ना। तो देखो ट्रांसपोजिशन से इसे लेके आओ तो ये हो जाएगा, देखो 2x प्लस 5y, अब देखो ये प्लस का 7 था, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -7 इक्वल्स टू 7 जब इधर से जा चुका है तो यहाँ क्या बचेगा, 0। ये लो मानक रूप में आ गया। अब मानक रूप में आ गया तो अब तो आप कंपेयर कर सकते हो, तो अब आप कंपेयर कर सकते हो, तो बाय कंपेयरिंग, कंपेयरिंग मतलब तुलना करने पर, तो तुलना करने पर आप क्या पाते हो कि a इक्वल्स टू क्या है 2 और b इक्वल्स टू क्या है 5 और c इक्वल्स टू क्या है -7। देखो a की जगह तो क्या है 2, a का मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 2, b का मतलब y का गुणांक, तो y का गुणांक कितना है 5, c का मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी है 7। अब देखो आप बोलोगे कि सर यहाँ तो 7 है, -7 क्यों लिया, -7 इसलिए लिया है कि यहाँ पर प्लस और यहाँ क्या है माइनस, तो आप इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस 5y प्लस ऑफ -7 इक्वल्स टू 0, आप ऐसे भी लिख सकते हो, समझ में आया, क्योंकि यहाँ तो साइन प्लस का है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के लिए यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी आ जाएगी, -7 आ जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि एबीसी को आप कैसे पहचानते हो। अब बात आ जाती है कि इसके हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो देखो एक ही इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो एक ही इक्वेशन के तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमें तो कोई एग्जांपल दो, बिल्कुल एग्जांपल लेते हैं। देखो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल, यानी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो जब इसके हल की बात करते हैं तो हल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जैसे मान लो मैंने एक समीकरण लिखा 2x प्लस 3y प्लस या 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, मैंने ये एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिख दिया, ठीक है। अब इसके हल का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में इसके हल का मतलब होता है कि x और y के ऐसे मान जो इसे संतुष्ट करते हैं, इसे सेटिस्फाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इसके हल कहलाते हैं। समझ में आया, मतलब x और y के ऐसे मान जो इसे सेटिस्फाई करते हैं वो इसके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब ऐसे तो बहुत सारे मान हो सकते हैं ना, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। देखो अगर मैं एक ही चर वाले समीकरण की बात करता, जैसे मान लो मैंने लिखा 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, अगर मैंने ये लिखा तो यहां से तो आपको एक ही सॉल्यूशन मिलने वाला है, कौन सा, एक ही सॉल्यूशन कौन सा मिलने वाला है कि 2x इक्वल्स टू हो जाएगा -5, प्लस का था तो इधर लेके आ गया माइनस का हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया -5/2, यानी x इक्वल्स टू -5/2, यही एकमात्र इसका सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं, देखो जैसे मान लो मैंने लिखा कि x इक्वल्स टू तो रख दिया मैंने 2 और y इक्वल्स टू मैंने रख दिया कितना 1, तो चेक करते हैं ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। देखो x की जगह मैंने रखा 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू y की जगह कितना रख दिया 1 माइनस 7 इक्वल्स टू 0, x और y की मैंने वैल्यू रखी है, तो देखो 2 2 जा तो कितने हो गए 4 प्लस 3 1 जा 3 कितने हो गए 3 माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 4 और 3 कितने हो गए 7, तो 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0। आप देख पा रहे हो कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कहां से आया, ये कहां से आया, कहीं से रट रखे हैं क्या, ऐसा नहीं है बेटा, रट नहीं रखे हैं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी इसी तरह से लिख पाओगे, ठीक है। अभी आपके लिए ये स्टार्टिंग है तो इसीलिए आपको अभी ये लग रहा होगा कि ये आया कहां से, बाकी आप बहुत नॉर्मली इसको सोच सकते हो। जब हम इस चैप्टर के एंड पर होंगे तब आप खुद ये सोच पाओगे, ठीक है।
तो अभी के लिए इतना। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ठीक है, इसने तो इसे सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन हमने बोला था कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, वो कैसे पॉसिबल है? तो देखो वो कैसे पॉसिबल है, वो चीज समझाता हूं मैं आपको। इसके ये तो मैंने रैंडम आपको दिखाया था कि ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है ना। अब इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कैसे होते हैं? देखो, जब हम इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ट्रांसपोजिशन करके कांस्टेंट टर्म को और किसी भी एक वेरिएबल वाली टर्म को RHS में भेज देना है, और एक वेरिएबल वाली टर्म को LHS में रख लेना है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने 2x को तो LHS में रखा और 3y और 7 को RHS में भेज दिया। आप जरूरी नहीं है कि 2x को ही LHS में रखो, आप 3y को भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने 2x को इधर रखा, तो इसको जब RHS में सेंड करोगे तो देखो 7 माइनस का है तो ये तो हो जाएगा प्लस का, और 3y प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कोएफिशिएंट है, मतलब गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है तो इधर किस में जाएगा? भाग में, यानी डिवाइड में भेज दो। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 7 माइनस 3y अपॉन 2। अब यहां से आप क्या करोगे, y की कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पुट किया y इक्वल्स टू 0, तो देखो x इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा? 7 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2। 3 इंटू 0 कितना हो गया? 0, और 7 माइनस 0 कितना होगा? 7। तो फाइनली x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 7 अपॉन 2। क्लियर है? जैसे मान लो आपने y इक्वल्स टू रखा 1, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 7 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2। तो देखो 3 1 जा 3, और 7 माइनस 3 करोगे तो 4, तो 4 अपॉन 2 कितना हो गया? 2। तो इसलिए x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1। देखो x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1, ये यहाँ से आया था। ठीक है, जैसे मान लो आपने रखा y इक्वल्स टू रख दिया, मान लो जैसे -1 रख दिया, फॉर एग्जांपल -1 रख दिया, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इंटू -1 अपॉन 2। तो देखो -3 इंटू -1 करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो +3 और 7 कितने हो जाएंगे? 10 अपॉन 2, यानी कितना हो गया? 5। तो अब आप देख पा रहे हो, आप y की कोई भी वैल्यू ले रहे हो, उसके रेस्पेक्ट में आपको x की कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है। आप y की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, डेसिमल में रख सकते हो, फ्रैक्शनल वैल्यू रख सकते हो। जैसे जैसे आप y की वैल्यू रखते जाओगे आपके पास x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो इसका मतलब सीधा सा है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। समझ में आया? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्यों होंगे, रीजन समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी एक लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के किसी भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, आंसर होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के कितने वेरिएबल कितने सॉल्यूशन होंगे, लीनियर पेयर, तो पेयर के लिए 3 कंडीशन बनती है जो 10th क्लास में जाती हैं। मैं आपको बता दूं 3 कंडीशन बनती हैं। उसका यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि उसका कोई सॉल्यूशन ना हो। लेकिन वो बातें हमारे काम की नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर का कंप्लीट क्या था? इंट्रोडक्शन था। ठीक है, ये आपके चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन था। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगली क्लास में इसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस लेंगे, और कल की क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। कल का मतलब परसों वाली क्लास में। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं, और फिर मिलते हैं परसों की क्लास में या अगली क्लास में इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन के साथ में। अगर कंसेप्ट आपके क्लियर हुए हो, अगर आपको क्लास पसंद आई हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नए जोश, नए जुनून, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।